रवि बहादुर जीत सकता है तो मैं क्यों नहीं जीत सकती। चुनौती उनके लिए है विधानसभा में, जो लोग नए नए इस विधानसभा के अंदर आए हैं। कि एक बहुत हमारे ग्रामीण क्षेत्र में एक कहावत है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो चुनौती तो वे देखे जो यहाँ नए नए लोग आए हैं। क्या इस बार भाजपा की जड़ें ज्वालापुर में मजबूत हैं? कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है कि जो मान लगता है कि भाजपा यहाँ कमजोर है, भाजपा बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। यहाँ जड़ें बहुत मजबूत है विधानसभा में। जनता ने कांग्रेस को मौका दिया, तो फिर क्यों दिया मौका जब अगर भाजपा की जड़ें मजबूत थी तो? विधायक रवि बहादुर जी का सबको पता है कि उनके जीतने का समीकरण क्या था। मैं समझता हूँ उन परिस्थितियों में यदि कोई भी उस वक्त प्रत्याशी होता कांग्रेस का, वही चुनाव यहाँ जीत जाता, चाहे कोई भी प्रत्याशी यहाँ होता। जो भाजपा है या फिर मान लीजिए जनता है, वो ये कहती है कि सिर्फ वादे होते हैं, धरातल पर कुछ दिखाई देता है, बस विकास हवाओं में हो रहा है। आपको भी ऐसा लगता है? अगर विधायक जी ने बहुत कार्य किए हैं तो फिर उन्हीं के कार्यकर्ता क्यों उनके खिलाफ मीटिंग करते फिर रहे हैं? मीटिंग हुई है वाली कि अभी तेली वाले के अंदर एक मीटिंग नहीं हुई थी। कह रहे थे कि भाजपा के लोग हैं, उन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाया। नहीं, भाजपा कौन थे उसमें? नासिर प्रधान तेलपुरा क्या भाजपा का था? एजाज अहमद क्या वो भाजपा का था? वो तो ब्लॉक का अध्यक्ष था। वहाँ तो सारे अधिकांश में कांग्रेसी लोग थे, कौन सा वहाँ भाजपा कार्यकर्ता मौजूद था? और लेकिन जब उन्हीं के कार्यकर्ता उनके खिलाफ एक माहौल तैयार करते हैं तो कहीं न कहीं उनको पीड़ा होगी, विकास नहीं हुए। अब उनके विकास नहीं हुए या क्षेत्र के विकास नहीं हुए, ये तो वही बता सकते हैं उन्हें कार्यकर्ता, या फिर वो विधायक जी बता सकते हैं। बुग्गावाला की तरफ भी मैं बताता हूँ, आप सदस्य उस समय भी वहाँ भी रहे जिला पंचायत के, तो क्या विकास का काम किया गया आपके द्वारा? ऐसा कोई गांव नहीं जहाँ पेयजल की व्यवस्था न की गई हो, ऐसा कोई गांव नहीं जहाँ बिजली की व्यवस्था न की गई हो, ऐसा कोई गांव नहीं जहाँ गाँव को सड़क से न जोड़ा गया हो। दावेदार आप हैं या बरखा जी हैं। मैंने पहले भी एक बार कहा था आपको कि मैंने कभी भी अपनी दावेदारी विधानसभा की नहीं की, और तब से लगा के आज तक मैं टिकट अगर मांग रहा हूँ तो बरखा जी का ही टिकट मांग रहा हूँ। और अभी भी मैं अपनी पार्टी से टिकट की जो मांग करूँगा वो इनके लिए ही करूँगा, न कि अपनी मांग करूँगा। नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र के इब्राहिमपुर मसई गांव में, और आज यहाँ पर हम बात करने के लिए आए हैं ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र के माहौल, उसके विकास और जनता इस बार क्या चाहती है, क्या वो बदलाव चाहती है 27 विधानसभा चुनाव में, और विधानसभा चुनाव में यहाँ पर क्या समीकरण देखने को मिलेंगे। इन तमाम विषयों को लेकर के लिए आज हम यहाँ मौजूद है अपने इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है कौन बनेगा जनप्रतिनिधि। और आज के हमारे जो खास मेहमान हैं वो ज्वालापुर विधानसभा से लगातार जनता के बीच में सक्रिय रहते हैं, जनता के हितों के लिए बात करते हैं, जनता के मुद्दों पर अपनी आवाज उठाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य विजयपाल जी, और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरिद्वार की बरखा रानी जी। नमस्कार सर, मैडम स्वागत है आपका। नमस्कार शर्मा जी आपका। सबसे पहले सर मेरा सवाल आपसे ये होगा कि इस बार 27 विधानसभा चुनाव जो हैं वो काफी रोचक होने वाला है, नजदीक है, कम समय रह गया है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या इस बार भाजपा की जड़ें ज्वालापुर में मजबूत हैं? शर्मा जी, भाजपा की जड़ें यहाँ हमेशा मजबूत रही है और अभी भी बहुत मजबूत है और आगे भी मजबूत रहेगी। भाजपा यहाँ विधानसभा ज्वालापुर के अंदर कभी कमज़ोर नहीं थी। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है कि जो मान लगता है कि भाजपा यहाँ कमज़ोर है, लेकिन ज्वालापुर विधानसभा के अंदर भाजपा बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। यहाँ जड़ें बहुत मजबूत है विधानसभा में। आप जड़ें मजबूत की बात कर रहे हैं, पर आप देखेंगे पिछली बार जो हुआ देखने को मिला, लगातार जहां भाजपा की पकड़ मजबूत थी वहीं भाजपा की जड़ें पिछली बार हिली और कांग्रेस के विधायक इंजीनियर रवि बहादुर ने अपनी जगह ज्वालापुर में बनाई और जनता ने कांग्रेस को मौका दिया। तो फिर क्यों दिया मौका जब अगर भाजपा की जड़ें मजबूत थी तो? मैं आपको एक बात कहनी चाहता हूँ शर्मा जी, सवाल खड़ा ये होता है कि जो 2022 से हमारे पहले विधायक थे पार्टी के, हो सकता है कि कुछ नाराजगी हो जनता की या कुछ कार्य ना किए हो, तो उससे ये नहीं कह सकते कि भाजपा यहाँ कमज़ोर है। और रही बात विधायक रवि बहादुर जी की, आपने कहा विधायक रवि बहादुर जी का सबको पता है कि उनके जीतने का समीकरण क्या था। ये आपको पता है कि 2022 में जब हम कांग्रेस में थे तो टिकट पहले इनका बरखा जी का ही हुआ था, लेकिन वो रिप्लेस करके 3 दिन के बाद में रवि बहादुर जी कर दिया। मैं समझता हूँ उन परिस्थितियों में यदि कोई भी उस वक्त प्रत्याशी होता कांग्रेस का, वही चुनाव यहाँ जीत जाता, चाहे कोई भी प्रत्याशी यहाँ होता। अच्छा, अगर हम बात करें जैसे वर्तमान के जो विधायक है इंजीनियर रवि बहादुर जी, तो लगातार जो जनता है या विपक्ष है उनकी तरफ से आरोप ये लगते रहते हैं कि वो अपना काम ठीक से नहीं करते। वो हमेशा जब भी उन सवाल पूछते हैं कि भाई आपके क्षेत्र में विकास क्यों नहीं हो रहा,
तो वही बोलते हैं कि कहाँ नहीं हो रहा विकास। विकास तो चौतरफा हो रहा है, हर गांव में, के गांव में ने लाखों करोड़ों रुपए के काम करवा दिए हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो भाजपा है या फिर मान लीजिए जनता है, वो ये कहती है कि सिर्फ वादे होते हैं, धरातल पर कुछ दिखाई देता है, बस विकास हवाओं में हो रहा है। आपको भी ऐसा लगता है? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि जो विकास की वो बात करते हैं माननीय विधायक जी, पहले उनको देखना चाहिए था कि विधायक निधि से या स्टेट सेक्टर से या डिस्ट्रिक्ट प्लान से हम उस पैसे को कहाँ यूज़ करते हैं। क्योंकि हमें तो दोनों पति पत्नी को 25 साल प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हुए हो गए। ये 2005 तक जिला पंचायत सदस्य रही हैं, मैं 2005 से 22 तक लगातार जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ। और अभी जिस गांव के अंदर हम बैठे हैं, जहाँ 2016 में मैं ही जिला पंचायत का सदस्य चुना गया था, जब मैं इतने बड़े बड़े कार्य करवा सकता हूँ। अभी आप खेड़े भूमिया के स्थान से स्थल से आप होकर आए हैं, वो कितना बड़ा कार्य था, वो जिला पंचायत से मैंने करा है। जो बड़े बड़े कार्य हैं, जो बड़े बड़े विकास कार्य हैं, मेन फोकस तो जो भी जनप्रतिनिधि या विधायक होता है उन पर होना चाहिए। रही सड़क, खड़ंजे, नालियाँ, इनका तो जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत यही कार्य बहुत करा देती हैं। अब आप मुख्य मार्ग देख लीजिएगा, आप मजादपुर से कुड़कवाला चलिएगा, क्या हालात उस रास्ते के कितने खराब है। आप कोटा माछड़ी से हजारगंज तक जाइएगा, कितने हालात खराब रास्ते हैं। आप उसके बाद में धनौरी से डालवाड़ा मजपता तक का रास्ता देखिए मैंने, कितना खराब रास्ते हैं। ऐसे बहुत रास्ते विधानसभा के अंदर है जहाँ पे कार्य होना चाहिए था। अगर वो विधायक जी ये बोलते हैं कि सरकार मेरी नहीं है, सत्ता मेरी नहीं है, इसलिए मैं उन कार्य को नहीं करवा सकता, मैं इस चीज़ से बिल्कुल उनकी सहमत नहीं हूँ। क्योंकि विधायक अपने आप में एक ऐसी चीज़ है, वो विधानसभा के अंदर बैठते हैं, जहाँ नियम बनते हैं और कानून बनते हैं, सब कार्य होते भी हैं। जैसे कि इसी बात पर मेरा एक सवाल ये भी मन में आया कि आप भी पूर्व जिला पंचायत जब सदस्य रहे थे, तो उस समय आप कांग्रेस में हुआ करते थे, लेकिन सरकार तो यहाँ पर भाजपा की थी प्रदेश के अंदर उस समय। जब अभी वर्तमान की बात करें 2022 के समय आपने जब बदलाव किया, तो तब आपके क्या काम नहीं हुआ करते थे? आप तो कांग्रेस के सदस्य थे, तो आपके भी फिर काम रोकने चाहिए, मैं समझता हूँ। अगर विधायक जी जो बात बार बार बोलते हैं, आपके संग ऐसा होता था क्या? मैं आपको एक बात बताऊं, इब्राहिमपुर मसाई की भारतीय जनता पार्टी की इस पश्चिम मंडल की अध्यक्ष थी रीता सैनी जी, और वही यहाँ की ग्राम प्रधान थी। मैं जिला पंचायत सदस्य था, मैं कांग्रेस से था, वो भाजपा की मंडल अध्यक्ष थी। तो हमने फिर काम कैसे करा दिए इस गांव के अंदर, इस पंचायत के अंदर या क्षेत्र के अंदर बुग्गावले तक के? वो तो मंडल अध्यक्ष पूरे इस मंडल की थी रीता सैनी जी, और वो इस ग्राम पंचायत के प्रधान भी थी। तो उसने कार्य कैसे करा दिए, हमने कार्य कैसे करा दिए? वो भाजपा के, हम कांग्रेस के। सवाल ये है कि ट्यूनिंग आपकी कितनी अच्छी है, कार्य करने की आपकी ट्यूनिंग कितनी अच्छी है। दिक्कत है, वो कह रहे हैं बजट मेरा आता है महीने भर में खत्म हो जाता है। मेरी विधानसभा सबसे बड़ी विधानसभा है पूरे के पूरे उत्तराखंड में। भाई साहब 5 करोड़ की निधि आती है सांसद जी की, और जिसमें आप स्टेट सेक्टर जोड़ लीजिए, आप इसमें डिस्ट्रिक्ट प्लान जोड़ लीजिए, ठीक है, अब उनका पैसा लगा लीजिए, लगभग 5 करोड़ का रुपया बैठता है। अगर ये बोलते हैं कि मैं 1 महीने में खर्च कर देता हूँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो दिखाई तो दे। अगर वो कार्य कहाँ दिखा कर रखा उन्होंने, गलियों में कर रखा या गलियों से बाहर कर रखा या मेन कार्य कर रखा है। जब एक बात बताओ मुझे शर्मा जी, अगर उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है, ठीक है चलो मान लेते हैं उनकी बात से, हम उन्हीं की बात को मान लेते हैं। अगर विधायक जी ने इतना बहुत कार्य किए हैं, तो फिर उन्हीं के कार्यकर्ता क्यों उनके खिलाफ मीटिंग करते फिर रहे हैं? कब मीटिंग हुई है हमारी? कि अभी तेली वाले के अंदर एक मीटिंग ही नहीं हुई थी उनकी। कह रहे थे कि भाजपा के लोग हैं, उन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाया। नहीं, भाजपा कौन थे उसमें? नासिर प्रधान तेलपुरा क्या भाजपा का था? और एक ब्लॉक अध्यक्ष था, क्या नाम यहाँ का, कोटा मार्चेडी का लड़का एजाज अहमद, क्या वो भाजपा का था? वो तो ब्लॉक का अध्यक्ष था। वहाँ तो सारे अधिकांश में कांग्रेसी लोग थे, कौन सा वहाँ भाजपा कार्यकर्ता मौजूद था? एक भी नहीं था। समाज जीते थे वहाँ कांग्रेसी थे, अब वे मुखर होकर उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। उसमें कोई भाजपा तो मुझे नजर नहीं आया कि किसी ने भाजपा का पट्टा पहना हो, हमारे साथ में आकर या हमारी पार्टी उन्होंने ज्वाइन करी हो, मुझे तो कोई ऐसा नजर नहीं आया। बाकी तो विधायक जी को पता होगा कि कौन भाजपा, कोई कांग्रेस का। लेकिन मेरा मतलब यह है कि जब कोई जनप्रतिनिधि चुन जाता है किसी भी क्षेत्र से, तो वो किसी पार्टी का ना होकर उस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि कहलाता है। और लेकिन जब उन्हीं के कार्यकर्ता उनके खिलाफ एक माहौल तैयार करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको पीड़ा होगी, विकास नहीं हुए। अब उनके विकास नहीं हुए या क्षेत्र के विकास नहीं हुए, ये तो वही बता सकते हैं उन्हें कार्यकर्ता, या फिर वो विधायक जी बता सकते हैं। एक बात ये भी है कि बुग्गावाला की तरफ भी मैं बताता हूँ, आप सदस्य उस समय भी वहाँ भी रहे जिला पंचायत के, तो क्या विकास का काम किया गया आपके द्वारा? मेरे द्वारा विकास कार्य इतना है कि जब मैं जिला पंचायत सदस्य, मैं लगातार 2005 से 2022 तक जिला पंचायत सदस्य रहा, लगातार 3 बार, और 2005 तक ये जिला पंचायत की अध्यक्ष थी। अगर आप इनके अध्यक्ष की बात, इनके कार्यकाल की बात करोगे, तो स्टार्टिंग पड़ती है तेलपुरा का पुल,
सबसे पहले जिला पंचायत के द्वारा वो निर्माण करा गया था। उसके बाद में ऐसा इस घाट क्षेत्र के अंदर या जितने भी जो हमारा पूरा एरिया बैकवर्ड एरिया कहलाता था आज से 25 साल पहले, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां एक शीशा का मंदिर न दिया गया हो, चाहे वो जूनियर हाई स्कूल हो, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो। दूसरी बात, यहाँ ऐसा कोई गांव नहीं जहाँ पेयजल की व्यवस्था न की गई हो, ऐसा कोई गांव नहीं जहाँ बिजली की व्यवस्था न की गई हो, ऐसा कोई गांव नहीं जहाँ गांव को सड़क से न जोड़ा गया हो। आप हरिपुर टोंगा पहुँच जाइए, और मैं नहीं कहता आप अलग से जाइएगा और वहाँ उन लोगों से जाकर पूछिएगा, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े बुजुर्ग हो, कि ये रास्ता कितने निकलवाया मुख्य मार्ग से हरिपुर टोंगे तक का। उनको पूछना कि ये बिजली किन के द्वारा आई थी, उनको पूछना कि टंकी किसके द्वारा बनाई थी, उनको पूछना कि स्कूल किन के द्वारा होता, उनको पूछना कि यहाँ जो पेयजल की व्यवस्था किन के द्वारा कराई गई थी। और ये एक गाँव की स्थिति नहीं, पूरे गाँव की। और तो और एक सामन शेर, जहाँ हमारी एक दरगाह है, पीर है, बहुत छोटा सा मजरा है, मुस्लिम बस्ती है, जंगल में कोई रास्ता गुजरता है, उसके अंदर मैंने पूरे गांव के अंदर आरसीसी कार्य करवाए थे। वहाँ 5 हैंडपंप करवाए थे और एक प्राथमिक विद्यालय भी करवाया था। जैसे ये तो आपकी विकास कार्यों की बात हो गई, लेकिन अगर हम बात करें कि 27 विधानसभा चुनाव में इस बार इसलिए रोचक भी है क्योंकि इस बार जो भाजपा के लोग हैं वो कई सारे लोग इस विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं। तो मैं आपकी दावेदारी को समझना चाहता हूँ कि आप भी यहाँ से जब दावेदारी कर रहे हैं तो स्पष्ट एक तो क्लियर ये नहीं हो पाता है कि इस बार आप दावेदार हैं या बरखा जी दावेदार हैं। एक तो पहला सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल ये हो गया कि इसी के साथ में बहुत सारे दावेदार ऐसे भी हैं जो अलग अलग विधानसभाओं से यहाँ पर आ गए हैं, कुछ दावेदार ऐसे हैं जो नए नए दावेदारी कर रहे हैं। तो फिर इन सब के साथ कैसे, कितनी आपको कहीं ना कहीं कहीं के कठिनाई का सामना करना पड़ेगा अपने सीट को निकालने के लिए, अपनी दावेदारी को पुख्ता करने के लिए। मैं सबसे पहले आपको इसी बात का जवाब देता हूँ कि मतलब मेरे सामने कठिनाई है। शर्मा जी, मुझे कोई कठिनाई नहीं विधानसभा जवालापुर में। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि मुझे इसी विधानसभा के अंदर लगभग 29 साल हो चुके हैं। इस विधानसभा के अंदर विकास कार्य करते हुए भी, समाज सेवा करते हुए भी और इन लोगों के बीच में रहते हुए भी। उसका कारण ये है क्योंकि मेरी ससुराल पड़ती है बुग्गाल के पास में रसुलपुर टोंगा गाँव, जहाँ की ये बरखा जी है रहने वाली। तो मेरा तो रिश्ता इस क्षेत्र से जब से जुड़ गया था और ताजीवन ताउम्र मेरा रिश्ता यहाँ से रहेगा। मैं चाहे राजनीति करूँ या ना करूँ, लेकिन समाज सेवा के माध्यम से, इन लोगों के माध्यम से मेरा जीवन भर का यहाँ आना जाना लगा रहेगा। चुनौती उनके लिए है विधानसभा में जो लोग नए नए इस विधानसभा के अंदर आए हैं। अभी आपने कहा कि कोई विधानसभा से वहाँ से, कोई वहाँ से, वो वहाँ से। मैं तो एक बात कहूँगा आपको कि एक बहुत हमारे ग्रामीण क्षेत्र में एक कहावत है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ठीक है, तो चुनौती तो वे देखे जो यहाँ नए नए लोग आए हैं, उनको प्रयास करना ज़्यादा पड़ेगा। मुझे इतना प्रयास नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मैं तो इन्हीं के बीच में, मुझे 29 साल हो चुके इसी विधानसभा से चुनाव लड़ते हुए और इसी विधानसभा से मतलब चुनाव जीतते हुए और इसी विधानसभा में मुझे रहते हुए लगभग 28 साल हो चुके हैं, क्योंकि मैं तो रिश्ता यहाँ से है इसी क्षेत्र से। दूसरी बात, आपने ये क्वेश्चन किया था कि मतलब कि दावेदार आप हैं या बरखा जी हैं। मैंने पहले भी एक बार कहा था आपको कि मैंने कभी भी अपनी दावेदारी विधानसभा की नहीं की आज तक भी। मैं हमेशा, जब से इस प्रदेश में गठन हुआ है, इस प्रदेश का गठन हुआ है सन 2002 में पहला इलेक्शन हुआ था, और तब से लगा के आज तक मैं टिकट अगर मांग रहा हूं तो बरखा जी का ही टिकट मांग रहा हूं। और अभी भी मैं अपनी पार्टी से टिकट की जो मांग करूंगा वो इनके लिए ही करूंगा, न कि अपनी मांग करूंगा। मैं अगर हम बात करें कि आप भी कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, आप पुराने कांग्रेसी रहे हैं, तो जब कांग्रेस से आप इस तरफ आए संगठन की नजरों में, तो कई लोग ये सवाल करते हैं कि भाई जो संगठन का पुराना व्यक्ति है तो उसकी फिर दावेदारी को क्यों नजरअंदाज की जाए और जो नए लोग इधर आते हैं उनको जल्दी मौका मिल जाता है। ऐसा भी कुछ होता है? देखिए, जाहिर सी बात है कि वो तो संगठन को तय करना है, वो किस पर दांव खेलती है, वो सबसे बेहतर प्रत्याशी किसको समझती है। रही बात जो संगठन के हमारे पुराने साथी है, बहुत अच्छी बात है, हम उनका सम्मान करते हैं, हमारा सम्मान करते हैं, क्योंकि हम सब लोग सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं एक कार्यकर्ता के रूप में। सब लोग यहाँ पे पार्टी जो निर्णय लेगी, हम पार्टी के निर्णय के साथ में हैं, हम पार्टी के निर्णय के बिल्कुल नहीं जाएंगे। और हम ये भी नहीं कहते हैं कि नहीं हम तो चुनाव लड़े ही लड़ेंगे। पार्टी का जो भी निर्णय होगा, जो आदेश होगा, वो हमारे सर्वोपरि है। सुबोध राकेश जी जो हैं वो भगवानपुर विधानसभा में थे और अब उसके बाद वो यहाँ तैयारी शुरू करने लगे हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि अगर इस बार उनको टिकट मिल गया तो कैसे बात बनेगी। कई लोग ये चाहते हैं कि स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए भाजपा से, और तमाम तरह की बातें। आप समझेंगे कि जो राज्य मंत्री हैं दर्जाधारी देशराज कणवाल, जिन्होंने खुलकर के एक बयान दिया था हमारे प्लेटफॉर्म पर ही जब मैं उनसे बात करा था
कि सुबोध राकेश जी जो हैं वो भाजपा के साथ कुठाराघात करने के लिए आए हैं। वो कह रहे थे कि भाई ममता राकेश जी उनको सपोर्ट करती हैं और सुबोध राकेश जी उनको सपोर्ट करते, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा कांग्रेस को भी भुगतना पड़ेगा भगवानपुर में, और जो भाजपा है उसको भी अगर सुबोध राकेश को टिकट मिल जाता है तो उनको यहाँ भुगतना पड़ेगा ज्वालापुर में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपस में कुठाराघात है और दोनों एक दूसरे को समर्थन करते हैं। आप क्या इस बात को मानते हैं कि जब भाजपा के इतने बड़े नेता जो हैं वो ये बात खुल करके बोल रहे हैं अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता के खिलाफ? उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगा होगा, और उनकी बात में कहने का दम भी है इस बात का, क्योंकि वो इसलिए मैं उनकी बात को दमदार मानता हूं कि जब बात थोड़ी लंबी है, जब आपने सवाल क्वेश्चन ऐसा किया है कि जब 2012 के इलेक्शन हुए थे उस टाइम ममता राकेश जी वहाँ पे मान्य सुंदर राकेश जी वहाँ से विधायक बने थे बीएसपी से के सिंबल से। उसके बाद में उनकी आकस्मिक उनका निधन हो गया था। उसके बाद में माननीय ममता राकेश जी वहाँ से विधायक बनी कांग्रेस के सिंबल से, ठीक है। उसके बाद जब दोबारा चुनाव हुआ तो जिनका भी नाम ने लिया है वो चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी से, ठीक। जब चुनाव निगम के हुए, माताजी स्वर्गीय माताजी सैती देवी जी प्रत्याशी थी भारतीय जनता पार्टी की, ठीक है। चुनाव ये हार गए थे, माताजी से चुनाव लड़ी नगर पंचायत का भारतीय जनता पार्टी से, और कांग्रेस से लड़ी हमारे मास्टर सत्यपाल जी की पत्नी, ठीक। ममता राकेश जी वहां विधायक थी। ममता राकेश जी के विधायक होते हुए मास्टर सत्यपाल जी की पत्नी नगर पंचायत अध्यक्ष नहीं बनती, ठीक है। सैती देवी जी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी नगर पंचायत की अध्यक्ष बन जाती है। अब आज ये इस चुनाव में जो पीछे चुनाव हुआ था निकाय का, नगर पंचायत के अध्यक्ष के पद पर हमारे बहुत सम्मानित देवेंद्र अग्रवाल जी के सुपुत्र रचित अग्रवाल जी भाजपा के प्रत्याशी थे, ठीक है। और कांग्रेस का प्रत्याशी हमारे एक भाई मुस्लिम समाज से थे, नाम मेरे उनका याद नहीं आ रहा है। तो जब लड़ते हैं रचित अग्रवाल जी भाजपा से तो वो हार जाते हैं, ठीक। और जब लड़ती हैं माता जी भाजपा से तो वो जीत जाती हैं। अब लड़ते हैं कांग्रेस से प्रत्याशी तो वो जीत जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस बात में तो उनकी दम है देश राज्य की, आपके अनुसार तो। और दूसरी बात यह है कि पहले सवाल आप उनसे ये करिएगा, ठीक है। पार्टी कार्यकर्ता है, अच्छी बात है, सब लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन जब आपने उनके बारे में कोई सवाल पूछा है तो पहला सवाल ये कीजिएगा कि 2 बार आप चुनाव लड़े हैं, 2017 में भारतीय जनता पार्टी से और 2022 में बसपा से। तो फिर ऐसे क्या कांड रहे हैं कि जो आपको विधानसभा ज्वालापुर की तरफ को बैक करना पड़ा? ये मेरा उनसे सवाल है। तो एक अंतिम सवाल मेरा ये भी होगा कि जैसे कि इस बार जो है हम देख रहे हैं कि कई सारे जब उम्मीदवारों की बात होती है तो स्थानीय का एक जिक्र बार बार हो रहा है कि इस बार ज्वालापुर से मौका भी उसको मिलेगा और जनता भी उसके साथ खड़ी है जो स्थानीय हो। तो अगर आपको ये मौका मिल जाए तो कि आप स्थानीय भी हैं, जब बात आपने खुल के रखी है, तो क्या ये भाजपा की सीट जो है, जो अभी कांग्रेस सीट है, वो भाजपा की झोली में डालने का काम किया जाएगा? निश्चित रूप से मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है इस विधानसभा के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो वर्तमान विधायक जी हैं हमारे, कहीं ना कहीं मुझे एक बात बताइए, क्या कोई भारतीय जनता पार्टी किसी कार्यकर्ता ने उनके खिलाफ कोई प्रदर्शन किया अभी तक? जो वर्तमान विधायक हमारे नहीं किया ना। जितने भी प्रदर्शन हुए उनके खिलाफ वो कांग्रेस के कार्यकर्ता तो है कहीं ना कहीं, चाहे परोक्ष हो चाहे अपरोक्ष रूप से हो, उन्हीं के कार्यकर्ता है। तो जब उन्हीं के कार्यकर्ता उनके खिलाफ खड़े हो गए तो हमें तो कुछ कहने की आवश्यकता पड़ी नहीं कि कोई विधायक जी ने काम नहीं किया है, और हमने कहा भी नहीं अभी तक नहीं काम किया है। हमने तो जो ग्राउंड की बातें हैं, जो धरातल पे हैं, हमने वही बात के आपके सामने शेयर की है कि जो जनता के सामने से बात निकल कर आती है। हमने देखा भी है, आपने भी कवरेज की है ग्राउंड पे आज जाकर कि क्या हालात है। अंदर की जो सड़कें गलियां हो सकता है वो बहुत अच्छी कुछ कर दी गई हो, लेकिन जो मेन कनेक्टिविटी है जो होनी चाहिए वो बिल्कुल भी निश्चित रूप से नहीं हुई है। तो आइए अब दर्शकों हम बरखा जी से ही बात कर लेते हैं, क्या कहेंगी बरखा जी? जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि लगातार जो है महिलाओं की बात हो रही कि महिलाओं को भी मौका मिलना चाहिए। तो मैं जानना चाहता हूं कि आप भी एक महिला हैं, तो आपको अगर मौका मिल जाता है ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र से, क्योंकि आप देखेंगे भाजपा की लगातार बात कह रही है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात भी हुई जी, सरकार लाने की कोशिश कर रही थी पर कांग्रेस ने साथ नहीं दिया। तो आपको अगर मौका मिलता है तो क्या आप ये सीट निकाल लेंगे और ज्वालापुर की और भाजपा की झोली में डालने का काम करेंगी? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तक मेरे गांव इस इब्राहिमपुर चल कर आए। और मैं ये कहना चाहती हूँ
कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सीट निकल पाओगी कि नहीं। मैंने एक चीज़ नोट की है, क्योंकि मैंने जब से राजनीति जीवन में सेवा के रूप में उतरी थी, तब से ही 2000 से मैं लगातार फील्ड में हूँ। ये आपको पूरे जनपद हरिद्वार में तो भी सुनने में आएगा और पूरे प्रदेश में से भी। ऐसी महिलाएं एक पूरे जनपद हरिद्वार में से मैं हूँ जो अपने पूरे कार्य को अच्छी तरीके से लेकर चलती हूँ। और इसी कारण से मैंने हमेशा जब भी हर चीज़ में सफलता पाई है। ये अलग बात है कि मेरे को कांग्रेस पार्टी ने विश्वास कर विश्वासघात किया मेरे साथ में, क्योंकि उसके बाद तब मेरा जो है ना, अगर रवि बहादुर जीत सकता है तो मैं क्यों नहीं जीत सकती थी, क्योंकि मेरे साथ में तो धोखा हुआ था। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं इस खाड़ क्षेत्र की बेटी हूँ और मैंने जितना विकास किया है ये मेरे इलाके को पता है। और मैं यहाँ के स्थानीय ही नहीं, मैं यहाँ की मैं जन्मी हुई हूँ और मेरी जन्मभूमि है ये, मेरा कर्म भूमि भी यही है। मैं अब अपने इस क्षेत्र के लिए भी और अपने क्षेत्रवासियों के लिए जीना मरना जानती हूँ। और मैं जानती हूँ कि किस किस समस्या से हमारी महिलाएं, हमारे जो क्षेत्र है वो जूझता है। अब आपने देखा होगा कितनी ही घटनाएं होगी, चाहे तो वो जंगली जानवरों के माध्यम से हो या सड़क की दुर्घटनाएं हो। आपने देखा होगा कि सुनने में आता है कि आप तो मीडिया के माध्यम से आप देखते ही हो कि हमारे क्षेत्र में कोई भी मेडिकल हॉस्पिटल एक भी नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है। अगर किसी का बच्चा या महिला बीमार हो जाए तो यहाँ से या तो देहरादून जाएगी या फिर रुड़की जाएगी, हरिद्वार जाएगी, मतलब कहीं ना कहीं अपना प्रयास करते हैं किसी के माध्यम से। आज तो इतना है कि इतनी व्यवस्था हर घर में है कि वो अपने मरीज को लेकर अपने एक छोटे से वाहन पर लेकर जा सकते हैं। नहीं तो पहले तो वो भी नहीं थी, बीच रास्ते में ही दम निकल जाता था जाते जाते। हमने देखी है वो परिस्थितियाँ, तो हमारे से ज़्यादा कौन जान सकता है। हम जितना हम अपने क्षेत्र के लिए करना चाहते हैं वो मेरी इच्छा है, मेरा सपना है। और मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी से एक निवेदन जरूर करना चाहूँगी, अगर मेरे को भरोसा जताते हैं तो बिल्कुल पूरा प्रयास होगा। एक कार्यकर्ता के रूप में फिलहाल भी काम कर रही हूँ, आगे भी करती रहूँगी और ऐसा ही मेरा लक्ष्य है। मैं चाहती हूँ अपने इस क्षेत्र की सेवा करना, ये कहना चाहूँगी। दर्शकों, ये थी हमारे साथ में बरखा जी, जिन्होंने अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखा। विजय पाल जी ने बताया कि आखिर क्यों जो है ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र में बदलाव होना चाहिए। जनता इस बार अपना मन बना चुकी है, बदलाव होगा और होकर रहेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। पर 27 के विधानसभा चुनाव में क्या समीकरण होंगे, कितने मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा और कौन जीत दर्ज कराएगा, इन तमाम विषयों के ऊपर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। तमाम लोगों से जनता के बीच में जाएंगे। आप इस तरह की और भी तमाम खबरों को, ग्राउंड रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।